राधे राधे साथियों, आज हम जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल एंड प्लांट सेल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, मतलब एनिमल और प्लांट सेल को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या उसको हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, साइज या शेप के बेसिस पे। तो जो एनिमल और प्लांट की जो सेल होती है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है उसकी सेल वॉल का होता है। एनिमल में जो होती है सेल वॉल अब्सेंट होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम जो होता है 220 पाउंड्स के बराबर होता है, तो इसको तो आपको रटना ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, एनपीके आर रिगार्डेड इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एज। तो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस तरीके का न्यूट्रिएंट है, ट्रेस एलिमेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है उसको किसने दिया था, अर्नान और स्टाउट ने दिया था। कब दिया था, 1939 में दिया था। और जो हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं जो एसेंशियल होते हैं वो 17 होते हैं, जिसमें से मेजर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो CHO होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उसके बाद जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारा NPK है वो कैसा है, तो NPK हमारा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कैसा है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कैसा है, तो प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है NPK। और जो सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो हमारा क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स विच वॉज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है इसमें से जो मतलब कोई किसी भी तरीके का ब्लड ग्रुप का पर्सन हो तो वो रिसीव कर लेता है ब्लड, ठीक है। मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन का ब्लड जो होगा वो रिसीव कर लेगा, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है इसमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ओके। AB जो ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, इट्स माय मिस्टेक। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो हमारा कैसा होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द आइडिया ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाई। तो जो आइडिया है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है द पाथवे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पर्टिकुलर जो है नेचर ऑफ इनहेरिटेंस उसको किसने दिया था, तो उसको दिया था हमारे मेंडल साहब ने। किसने दिया था, तो उसको हमारे मेंडल साहब ने दिया था। किसने दिया था, तो मेंडल साहब ने दिया था, ओके। और ये आपके ऑप्शन की बात करते हैं तो फ्लोर हाइपोथेसिस जो है HH फ्लोर ने दी है। उसके बाद वेविलो की अगर बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो किसने दिया था, वेविलो ने दिया था। और बैटसन की अगर बात करें तो द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय बैटसन, ठीक है। तो और भी रिलेटेड इससे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि ऑप्शन से रिलेटेड थी इसमें, तो भी मैंने आपको बता दिया है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं तो 46 होता है, लेकिन इसमें पेयर की बात की है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होता है, तो सी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 आई थिंक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट इज एसेंशियली अ प्रोसेस रिलेटेड टू द फॉलोइंग। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है इसमें से कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो उससे संबंधित है।
पहला ऑप्शन हमारा जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन हमारा जो है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट मेक्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला हमारा क्या है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट जो क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज करके उसको यूटिलाइज करता है, और रेस्पिरेशन में से ही संबंधित ये है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट क्या करता है, प्लांट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को हमें देता है। तो इसमें से रेस्पिरेशन से जो संबंधित टर्मिनोलॉजीज है वो हमारा क्या है? यही है सी ऑप्शन। तो सी विल बी द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स विच वॉज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। अभी तक हमने यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात की थी, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन था? हमारा ए बी था। ठीक है, लेकिन अब बात की जा रही है किसकी? यूनिवर्सल डोनर, मतलब कि ऐसा ब्लड ग्रुप या ऐसे पर्सन जिनके पास ऐसा ब्लड ग्रुप हो जो किसी को भी डोनेट कर दें, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, वो दे कैन ईजिली डोनेट टू एनीवन। ठीक है, तो ये है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज कॉमनली कॉल्ड एज। कौन सा एसिड जो होता है सिरके में प्रेजेंट होता है? विनेगर का मतलब क्या होता है? सिरका होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? C2H2O4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें से ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंजरस गैस फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन की परत है वो धीरे धीरे उसमें छिद्र होते जा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी डेंजरस गैस है जो कि हार्मफुल है हमारे ओजोन लेयर के लिए? तो डेंजरस गैस जो है हमारी वो कौन सी है? तो वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे जो है डेंजरस गैस। मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? CH4, इथेन का होता है C2H6, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो CFC होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। जो फाउंडेशन सीड होता है वो किससे बनता है? तो कितने टाइप्स के हमारे सीड होते हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, सीरियल वाइज अगर बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा न्यूक्लियस सीड आता है, फिर उसके बाद ब्रीडर सीड, फिर उसके बाद फाउंडेशन सीड, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड सीड, और उसके बाद सर्टिफाइड सीड। तो ये हमारी कुछ सीरियल वाइज जो होते हैं टाइप होते हैं। और फाउंडेशन सीड जो होता है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? तो वो ब्रीडर सीड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीडर सीड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और इससे रिलेटेड अगर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो लगभग जो होती है ऑलमोस्ट 100% होती है। फाउंडेशन सीड की जो होती है वो लगभग 99.9% जेनेटिक प्योरिटी होती है। इनके टैग कलर जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर फाउंडेशन सीड की बात करते हैं तो इनका जो टैग कलर होता है वो कैसा होता है? वो हमारा वाइट होता है फाउंडेशन का। और ब्रीडर की बात करते हैं तो इसका जो होता है वो गोल्डन येलो होता है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसका कोई टैग कलर होता ही नहीं है। सर्टिफाइड सीड की बात करते हैं तो इसका ब्लू जो होता है टैग कलर होता है, और रजिस्टर्ड सीड का जो होता है वो पर्पल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी ब्रीडर सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कंडीशन दैट रिफर्स टू लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी
ऐसी कंडीशन जिसमें हम कुछ भी चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं अमनेजिया। क्या कहते हैं? अमनेजिया। अमनेजिया में क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आप कोई काम करके आ रहे हो, घर वाले पूछे कि आप क्या कर रहे थे, तो आप भूल गए कि मैंने क्या, घर वालों ने मान लो आपसे सब्जी मंगाई और आप मार्केट जाने के बाद सब्जी लाना ही भूल गए। ठीक है, बार बार मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी आपको तुरंत आप भूल जा रहे हैं, तब उस तरीके की कंडीशन जो होती है उसे हम अमनेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमनेजिया। और उसी में जो है वो जीडीनेस, जीडीनेस का मतलब होता है चक्कर आ जाना। ठीक है, और अनीमिया का मतलब खून की कमी होती है। और अनोस्मिया जो है, अभी आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलने वाला है, तो आगे इसको देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, अमनेजिया। क्या होगा? अमनेजिया, यानी 13 का बी। नेक्स्ट है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्रीकल्चर में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनको आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसकी जो कैस्टर की जो फैमिली होती है वो हमारी क्या होती है, तो यूफोरबिएसी होती है। क्या होती है? यूफोरबिएसी होती है। ठीक है, तो कैस्टर तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन ज़्यादा बताने योग्य होगा उसके ऑप्शंस को मैं आपको बता दूंगा, और जिनमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसको हम फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिंक बिटवीन वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट इज कॉल्ड एज। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच में संबंध को क्या कहते हैं? ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में होता है? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिफरेंस ये है, वर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन होती है, उसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती उसे हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक होती है, इस लिंक को हम क्या कहते हैं? इस लिंक को हम कहते हैं एम्फियोसस। एम्फियोसस, एम्फियोजस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो ऐसे एनिमल्स जो रेंग के चलते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। और एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, बाकी तो नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल प्रॉपर्टी एंड प्लांट प्रोडक्शन इज नोन एज। तो सॉइल और प्लांट के बीच में जो रिलेशन की स्टडी को बताता है, मतलब ऐसी स्टडी जिसमें हम प्लांट और सॉइल के रिलेटेड स्टडी करते हैं, एक दूसरे के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सॉइल रिलेटेड टू प्लांट इज कॉल्ड एज व्हाट। वो हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, तो वो हमारी जो ब्रांच होती है वो होती है इडाफोलॉजी। क्या होती है? इडाफोलॉजी। और इडाफोलॉजी की रिगार्डिंग आपको अगर बात बताएं हम, तो इडाफोलॉजी जो है ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, और पेडोलॉजी जो है वो भी ग्रीक भाषा से है, एग्रोनॉमी वो भी ग्रीक भाषा से है, और सॉइल साइंस हमारा कैसा है, ये लैटिन वर्ड से है। ठीक है, तो जिसमें वाई लगा होगा, ठीक है, लॉजी, एग्रोनॉमी, वाई लगा होगा, वो तो सारे ग्रीक वर्ड होते हैं। और जैसे जो बड़ी चीज़ों की बात, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। सॉइल साइंस, सॉइल कितनी मात्रा में, मतलब पूरे वर्ल्ड में सॉइल है, तो मतलब जिस ब्रॉड चीज़ की जब बात करते हैं तो उसके लिए हम लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें जो होगा सॉइल साइंस क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, सॉइल भी जो है वो लैटिन वर्ड के सोलम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लोर होता है। ठीक है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा से आया है, एग्रॉस एंड नॉमस। ठीक है, जिसको एग्रॉस का मतलब होता है फील्ड एंड नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो द फील्ड मैनेजमेंट इज नोन एज एग्रोनॉमी। इडाफोलॉजी उसी तरह है, पेडोलॉजी जो है वो पेडॉन से आया है। पेडॉन का मतलब होता है सॉइल, और लॉगिंग का मतलब होता है स्टडी, जिसमें हम सॉइल की स्टडी करते हैं उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा इडाफोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन दैट रिफर्स टू अब्सेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल। ऐसी कंडीशन जिसमें हमें किसी तरीके की स्मेल ही नहीं आती है। स्मेल का जो सेंस होता है उसको हम भूल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि किस तरीके की स्मेल है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आ रही है, इस तरीके का आपको डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है आपके अंदर, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, तो उस बीमारी को हम कहते हैं अनोस्मिया। क्या कहते हैं? अनोस्मिया। अभी मैंने पहले बोला था आपको कि अनोस्मिया आगे मिलने वाला है। तो क्या होता है, अब्सेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल इज नोन एज अनोस्मिया। उसे हम क्या बोलते हैं, अनोस्मिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, वी डोंट हैव टाइम।
सनफ्लावर इज आल्सो नोन एज इंडिकेटर प्लांट फॉर द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है। तो क्या होता है, सनफ्लावर क्रॉप इज आल्सो नोन एज इंडिकेटर प्लांट फॉर द डिफिशियंसी ऑफ, किस चीज़ की कमी होती है फ्लावर में तो वो तुरंत इंडिकेट कर देता है सनफ्लावर, तो वो होता है हमारा बोरॉन की डिफिशियंसी के वजह से, ठीक है, बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है। तो सनफ्लावर इंडिकेटर प्लांट जो होता है बोरॉन का वो क्या होता है, सनफ्लावर होता है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए प्लांट की ग्रोथ, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, ये आप इस ऑप्शन से फटाफट समझेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो ऑक्सीनोमीटर जो है उससे हम प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करते हैं, ठीक है। एनीमोमीटर की अगर बात करते हैं तो इससे हम विंड की स्पीड पता करते हैं, ठीक है। तो विंड की वेलोसिटी या विंड की स्पीड जो है वो एनीमोमीटर से हम मेज़र करते हैं। और विंड की डायरेक्शन की बात करते हैं तो विंड वाने से करते हैं। एग्लोमीटर जो होता है, एल्गोमीटर सॉरी, इससे ये प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है। और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और ग्लूकोमीटर भी है, ठीक है। तो ग्लूकोमीटर से हम मेज़र करते हैं कि ब्लड में अमाउंट ऑफ शुगर कितना है, तो वो हमारा ग्लूकोमीटर से हम मेज़र कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग किस इनमें से कौन सबसे ज़्यादा गैस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CFC है, फ्लोरोफोरकार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड है, कि मीथेन है, कि CO2 है, तो आप फटाफट बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको भी पता होगा क्योंकि बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो CO2 जो होता है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The instrument that is used to measure the speed of forces of the wind is called as, the instrument that is used to measure speed of wind, तो विंड की स्पीड को हम किससे मेज़र करते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, एनीमोमीटर होगा। ऑक्सीनोमीटर से तो हम क्या मेज़र करते हैं, अभी अभी पहले हमने बताया है। ऑक्सीनोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करते हैं। और एनीमोमीटर से हम विंड की स्पीड को मेज़र करते हैं। बाकी हमने इसमें से ऑप्शन आपको बता दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट की अगर बात आता है, द अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, तो उसे हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। लेकिन जब आ रहा है प्रोपोर्शन की जब भी बात आती है, सैंड, सिल्ट, क्ले का रेशियो क्या होता है सॉइल में, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन क्वेश्चंस और आपके बचे हैं, इसके बाद ये सेशन एंड होने वाला है। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब इज कॉल्ड एज, ट्री और श्रब के कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, तो आर्बोरिकल्चर है कहते हैं। आर्बोरिकल्चर की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, तो ट्रीज और श्रब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। मतलब आर्बोरिकल्चर के अंदर हम ट्रीज और श्रब्स के बारे में पढ़ते हैं, ये चीज़ कहा गया है। तो कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब इज कॉल्ड एज आर्बोरिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की बात अगर करें तो लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, हॉर्टस एंड कल्चर, ठीक है। और विटिकल्चर जो है वो ग्रेप्स से रिलेटेड है। एग्रोनॉमी की अभी अभी हमने बात कर ली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, आर्बोरिकल्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ आर मोस्ट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन इन इंडिया,
तो आपको ये पता होगा कि बीटी कॉटन जो होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया है। उसमें बैसिलस थुरोजेनेसिस की बैक्टीरिया के हेल्प से उसमें रेजिस्टेंसी डेवलप की गई है कॉटन बॉलवॉर्म के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, कॉटन होगा, बीटी कॉटन। ठीक है, तो बीटी कॉटन से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो वो एक लेक्चर में ही डिस्कस हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे इससे रिलेटेड हैं, तो वो बाद में हम देखेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज़ यूज्ड फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट। तो जो बीसीजी वैक्सीन जो होती है आपको पता होगा टीबी के से संबंधित है। जैसे जिसको जिसको टीबी होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें बीसीजी वैक्सीन लगा देते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में जो होती है वो ट्यूबर जैसी बीमारी देखने को ना मिले। क्योंकि एक समय ऐसा था कि टीबी के बहुत ज़्यादा पेशेंट हुआ करते थे और एक समय पे वो जैसे महामारी टाइप हो चुकी थी, तो उसके लिए जो है एंटीडोट बना था और उसके बाद पोलियो स्टार्ट हुआ था। तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो इम्यूनिटी हमको देती है टीबी के प्रति। ठीक है, हेडेक आपको पता है, कैंसर आपको पता है, अल्सर भी आपको पता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, टीबी होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आप सभी के बीच में 25 क्वेश्चन के साथ। और इस सीरीज जो हमने स्टार्ट की है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा क्वेश्चन से होता है, सो क्वेश्चंस आप अपने दिमाग पर रखिए और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।